स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्काइज प्रिपरेशन हब पर। तो चलिए आज हम लोग क्लास 11th का जो हिस्ट्री है इसका हम लोग आज संभावना है कि आज इस चैप्टर का हम लास्ट कर देंगे। इसके बाद हमारा दूसरा जो चैप्टर है वो NCERT का विस्तार से होगा। तो NCERT जो है आपको 6 से लेकर के 12 तक आप ग्रेजुएशन कर जाइए, आप PG कर जाइए, MA पास कर जाइए और आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की यदि आप तैयारी करते हैं तो आपको पूरे NCERT क्लास 6 से लेकर के 12 तक देश के बड़े बड़े संस्थान आपको पढ़ाएंगे और उस समय आपको पढ़ना पड़ेगा। और अभी यदि आप इसको देख लेते हैं तो ये आपके लिए समझिए कि जब तक आपका कहीं जॉब नहीं हो जाता है तब तक के लिए ये बड़े काम का होगा आपका। तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया था एक आरंभिक पुरातत्व, नहीं इसको पढ़ना, ये वाला हम लोग पढ़े थे पुराकालीन पुस्तकालय। और आज हमारा ये चैप्टर ये समाप्त हो जाएगा, इतना पढ़ेंगे तो। और उसके बाद हमारा जो पूरे चैप्टर का जो सारांश है इसमें हम क्या करेंगे कि इतना ही में अगले लेक्चर में हम इसको जब पढ़ाएंगे तो पूरे चैप्टर को हम इसमें कवर करेंगे। तो 2 लेक्चर में हमारा चैप्टर समाप्त होगा, जिसमें से आज आपका फर्स्ट लेक्चर है। अब ध्यान देना है कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखिए, और एक आरंभिक पुरातत्ववेत्ता और एक आरंभिक पुरातत्ववेत्ता। अब पुरातत्ववेत्ता को आप समझिए, पुरातत्ववेत्ता जो ये वर्ड देख रहे हैं इसी को हम आर्कियोलॉजिस्ट भी कहते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट तो इनका क्या काम है कि जो पुरानी वस्तु है, पुरातत्ववेत्ता का मतलब है पुरानी वस्तुओं की खुदाई करना व उन वस्तुओं के उपयोग से संबंधित जानकारी प्रदान करना। तो हमारा खास करके जो प्राचीन हिस्ट्री है, यानी चाहे वर्ल्ड का एंशिएंट हिस्ट्री हो या फिर भारत का प्राचीन इतिहास हो, उस समय चूँकि हमारे पास क्या था कि कोई रिटन टेक्स्ट नहीं होते थे, कोई लिखित हमारे पास लेख उपलब्ध नहीं होते थे, क्योंकि कागज़ का भी आविष्कार नहीं हुआ था और लेखन कला भी उतनी अच्छी तरह से विकसित नहीं हुआ था। तो आज के समय में जब हम उस सभ्यता को, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन को, पुरानी सभ्यताओं को जब हम खोज कर निकालते हैं तो हमें बहुत सारी वस्तुएं मिलती है, पुरानी वस्तुएं मिलती है। तो इन्हीं वस्तुओं को खुदाई करके पुरातत्ववेत्ता जो होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि निकालते हैं और उसके बाद उन वस्तुओं का उस समय के लोग क्या उपयोग करते थे इससे संबंधित जानकारी हमें प्रदान करते हैं पुरातत्ववेत्ता। तो उसी को हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। हम यहाँ पर एक आरंभिक पुरातत्ववेत्ता के बारे में पढ़ेंगे। दक्षिणी कछार के एक शूरवीर नैबोपोलासर, दक्षिणी कछार के एक शूरवीर नैबोपोलासर। देखिए, एक बहुत बड़ा वीर है ये नैबोपोलासर, बहुत ही द ब्रेव मैन है। ये ने बेबीलोनिया को 625 ईसा पूर्व में असीरियाई आधिपत्य से मुक्त कराया। जो असीरिया का राजा था, अशुरबनीपाल का हम लोग नाम सुने थे असीरिया के बारे में। तो अशुरबनीपाल भी एक शूरवीर था, एक बहुत मजबूत शासक था
और उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि वो किस तरह से बेबीलोनिया को ये असीरिया के लोग जो है कब्जा में किए हुए था। तो जब ये दक्षिणी कछार में एक सूरवीर पैदा लेता है जिसका नाम है नेबूकोडनेस्सर, तो ये पहला काम क्या करता है कि बेबीलोनिया को आज़ाद कराता है, असीरियाई आधिपत्य से मुक्त कराता है। कब कराता है? 625 ईसा पूर्व में। यानी अभी 2025 हो रहा है, आज से 2025 साल पहले जीरो था और उससे 625 वर्ष पहले, यानी आज से अगर जोड़े तो 2025 में 625 जोड़ दीजिए, अगर एग्जैक्ट जोड़िएगा तो लगभग कितना हो जाता है? 2650 वर्ष पहले, यानी लगभग 2600 वर्ष पहले बेबीलोनिया को आज़ाद कराता है असीरिया से। कौन? नेबूकोडनेस्सर, जो दक्षिणी कछार का एक सूरवीर है। उसके उत्तराधिकारियों ने अपने राज्य क्षेत्र का विस्तार किया। अब ये नेबूकोडनेस्सर के जो उत्तराधिकारी है, जो उनके उत्तराधिकारी है, और वो क्या करता है? अपना जो राज्य क्षेत्र है, अपना जो उसका स्टेट है नेबूकोडनेस्सर का, तो उसके जो उत्तराधिकारी होते हैं, उनके आगे के जो राजा होते हैं, वो क्या करते हैं? अपने राज्य क्षेत्र का विस्तार करता है, फैलाता है उसको, और बेबीलोन में भवन निर्माण की परियोजनाएं पूरी की। और बेबीलोनिया जो असीरिया का गुलाम था, वहाँ पर अपना भवन निर्माण, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस का काम करता है। उस समय से लेकर 539 ईसा पूर्व में ईरान के एकेमेनिड लोगों द्वारा विजित होने के बाद, उस समय से लेकर, यानी किस समय से लेकर? जिस समय नेबूकोडनेस्सर के उत्तराधिकारी बेबीलोनिया में भवन निर्माण, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के परियोजनाओं को पूरी करता है, उस समय से लेकर के, यानी 625 ईसा पूर्व से हम कह सकते हैं के बाद से लेकर के 539 ईसा पूर्व में ईरान के जो एकेमेनिड लोग हैं, उसके द्वारा विजित होने के बाद, और 331 ईसा पूर्व में सिकंदर से पराजित होने तक बेबीलोन दुनिया का एक प्रमुख नगर बना रहा। देखिए, बेबीलोन दुनिया का एक मेन, कह सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट टाउन है, प्रमुख नगर है बेबीलोन। और 539 ईसा पूर्व में ईरान के एकेमेनिड इसको क्या करते हैं? इसको जीतते हैं बेबीलोन को। पहले तो असीरिया वाला गुलाम बनाया हुआ था, तो असीरिया से ये नेबूकोडनेस्सर उसको आज़ाद कराता है। और नेबूकोडनेस्सर का जो उत्तराधिकारी है, वो क्या करता है? भवन निर्माण करता है बेबीलोन पर। और बेबीलोन चूँकि उस समय दुनिया का सबसे प्रमुख नगर था, इसलिए देखिए कि जो ईरान का एकेमेनिड लोग है, एकेमेनिड वहाँ की जनजाति है, तो ये लोग क्या करते हैं कि फिर जो है से आपको बेबीलोन पर कब्जा कर लेते हैं। और उसके बाद फिर आगे जा कर के एक राजा होता है जो जिसको विश्व विजेता का सपना लेकर के चला था। इसका नाम था सिकंदर। इसका क्या सपना था? विश्व विजेता बनना। विश्व विजेता का मतलब है पूरे वर्ल्ड को जीत लेना। इतना अंदर से विल पावर का इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति थी सिकंदर के पास। और ये 331 ईसा पूर्व में क्या करता है? इस बेबीलोन को पराजित कर देता है। और उस समय तक, यानी 331 ईसा पूर्व तक बेबीलोन जो है दुनिया का एक प्रमुख नगर बना रहा। इसका क्षेत्रफल लगभग 850 हेक्टेयर से अधिक था। एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। और 10,000 वर्ग मीटर का मतलब है, मान लीजिए 100 मीटर इधर ले लीजिए या 100 मीटर इधर ले लीजिए, तो 100 से 100 में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि अगर 100 मीटर लंबा है और 100 मीटर चौड़ा अगर कोई क्षेत्र है, मीटर जो आप कपड़ा नापने वाला मीटर देखते हैं, उससे आप 100 बार नापिए तो 100 मीटर हो जाएगा। तो 100 मीटर लंबा, 100 मीटर चौड़ा, इसको अगर हम मिलाएं तो 10,000, आपको 100 से 100 में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 10,000 वर्ग मीटर हो जाएगा।
और इसको क्या कहा जाता है, इसको इतने जगह को 1 हेक्टेयर कहा जाता है। तो उसी से अंदाज लगा लीजिए कि 850 हेक्टेयर से ज़्यादा था आपको बेबीलोनिया का क्षेत्रफल। इसकी चहारदीवारी तिहरी थी। अब ये जो 850 हेक्टेयर से अधिक ज़मीन में फैला हुआ जो बेबीलोनिया था, जो बेबीलोन था, इसका जो बाउंड्री था वह तिहरी था। मतलब कि कह सकते हैं कि 3 बाउंड्री वाल इसमें थे। इसमें बड़े बड़े राजमहल थे और मंदिर मौजूद थे। अब इस बेबीलोन में जो आप देख रहे हैं, जो 850 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्र में फैला हुआ दुनिया का एक प्रमुख नगर था, वह तिहरी चहारदीवारी से घिरा हुआ था। और उस चहारदीवारी के भीतर आप देखेंगे तो बड़े बड़े राजमहल थे और उसमें मंदिर भी मौजूद थे। एक जिगुरात, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जिगुरात, यानी सीढ़ीदार मीनार थी। सीढ़ीदार मीनार थी। एक मीनार का मतलब है, जैसे कुतुब मीनार को आप दिल्ली में देख रहे हैं, तो कुतुब मीनार में भी आपको चढ़ने के लिए सीढ़ी है, तो उसी तरह से वहाँ पर एक जिगुरात मिला है। और जिगुरात का अगर अर्थ पूछ देगा तो जिगुरात का अर्थ होता है, इसको स्वर्ग की पहाड़ी कहा जाता है। स्वर्ग की पहाड़ी कहा जाता है। और ये एक प्रकार का मंदिर होता था ये। तो जिगुरात यानी सीढ़ीदार मीनार थी और नगर के मुख्य अनुष्ठान केंद्र का मतलब है कि पूजा पाठ होता था जिगुरात में, तक शोभा यात्रा के लिए एक विस्तृत मार्ग बना हुआ था। एक मान लीजिए कि कोई अनुष्ठान होता था तो जुलूस वगैरह या शोभा यात्रा निकलता था, तो उसके लिए इस जिगुरात के पास से ही एक विस्तृत बहुत बड़ा मार्ग रास्ता बना हुआ था। इसके व्यापारी घराने जो दूर दूर तक अपना कारोबार करते थे। अब इस बेबीलोन के जो व्यापारी घराने थे, यानी जो बिजनेसमैन थे, वो दूर दूर तक अपना कारोबार करते थे। और इसके गणितज्ञ भी होते थे, मैथमेटिशियंस होते थे, खगोलविद होते थे। खगोलविद जो होते हैं वह दिन और रात कैसे होता है, उसके बाद 365 दिनों का वर्ष होता है, 30 दिनों का महीना होता है। ये खगोलविद जो है खगोलीय पिंडों के बारे में हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। तो इसके जो गणितज्ञ और खगोलविद थे, इसने अनेक नई खोजें की थी। बहुत सारा ये लोग आपको खोज करता है। नेक्स्ट देखिए, अब आ गया दूसरा, नैबोनिडस स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक था। देखिए स्वतंत्र बेबीलोन का, ये पहले गुलाम था, जिसको कौन आज़ाद कराता है, नेबोपोलासर क्या करता है कि असीरियाई आधिपत्य से आज़ाद कराता है बेबीलोन को। और उस बेबीलोन को देखिए कि सिकंदर और ईरान का जो एकेमेनिड आपको लोग हैं, वो लोग भी बेबीलोन पर कब्जा करता है। और अंतिम जो बेबीलोन का राजा है, शासक है, उसका नाम है नैबोनिडस। नैबोनिडस वाज द लास्ट किंग ऑफ बेबीलोन, इंडिपेंडेंट बेबीलोन, स्वतंत्र बेबीलोन का। उसने लिखा है कि उर के नगर देवता ने उसे सपने में दर्शन दिए। अब ये जो नैबोनिडस है, उसने क्या लिखा, हम जानते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में 3 जो है नगर है। एक का नाम है उर, एक का नाम है उरुक और एक का नाम है मारी। और उनके 2 देवता है, इसमें से एक देवता का नाम है उर, ये चंद्रमा का देवता है। और एक देवता है इन्नाना, जो प्रेम और युद्ध की देवी है। ये आपको महिला देवता है और ये चंद्रमा को उर कहा गया है। तो ये क्या कह रहा है कि उसने लिखा है, मतलब नैबोनिडस ने लिखा है, जो स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक है, कि उर के जो नगर देवता है उसने सपना में दर्शन दिया है नैबोनिडस को, और उसे सुदूर दक्षिण के उस पुरातन नगर का कार्यभार संभालने के लिए एक महिला पुरोहित प्रिस्टेस
को नियुक्त करने का आदेश दिया और उस उर नगर के जो नगर देवता है, जो नैबोनिडस को दर्शन देता है स्वप्न में, वो क्या कहता है कि ये जो बेबीलोन है इसके दक्षिणी जो भाग है, दक्षिणी जो कछार है, जहाँ पर नैबोपोलासर जैसे सूरवीर को देख रहे हैं, तो वहाँ जो उस पुराना नगर है उसका कार्यभार संभालने के लिए कहता है कि एक पुरोहित, महिला पुरोहित को वहाँ बहाल करो। ये स्वप्न में ये उर नगर के जो देवता है वो नैबोनिडस को कहता है। उसने लिखा, क्योंकि बहुत लंबे समय से उच्च महिला पुरोहित का प्रतिष्ठान भुला दिया गया था। बहुत लंबा समय से जो महिला पुरोहित है उसका प्रतिष्ठान यानी उसको प्रतिष्ठा देना भुला दिया गया था। उसके विशिष्ट लक्षणों को नहीं बताया गया है। मैंने दिन पर दिन उसके बारे में सोचा, यानी मूल रूप से कह रहा है कि पहले जो महिला पुरोहितों के द्वारा दक्षिणी जो क्षेत्र है आपको बेबीलोन का, वहाँ पर जो महिला पुरोहित जो है धार्मिक कृत्यों को करती थी, तो अब उस महिला पुरोहित को बुला दिया गया, उसके प्रतिष्ठा को, और उसके विशिष्ट लक्षण को नहीं बताया गया है। मैंने दिन पर दिन उसके बारे में हमने सोचा है, चिंतन किया है। आगे देखिए, वह आगे कहता है कि उसे एक बहुत पुराने राजा, जिसका शासनकाल हम आज 1150 ईसा पूर्व के आसपास मानते हैं। अब इसके लिए तो पुराना ही है, क्योंकि 331 ईसा पूर्व में सिकंदर जो है बेबीलोन को समाप्त करता है। तो 1150 ईसा पूर्व का मतलब है कि 800-850 वर्ष पहले की बात है। तो वह आगे कहता है, ये नैबोनिडस कहता है कि उसे एक बहुत पुराने राजा, जिसका शासनकाल हम आज 1150 ईसा पूर्व के आसपास मानते हैं, उसका एक पट्टा लेख मिला है, स्टील मिला है और स्टेल, और उस पर उसने महिला पुरोहित की आकृति अंकित देखी। अब देखिए, पुराने राजा का ये कहता है कि उसको एक पट्ट लेख मिला है। पट्ट लेख मतलब आप समझ सकते हैं कि उस समय धातु पर, मेटल्स पर जो है लिखने का काम होता था, या फिर मिट्टी के पट्टिका पर आपको लिखने का काम होता था। तो वैसे ही पट्टलेख इसको मिला है, जिस पर एक महिला पुरोहित का आकृति बना हुआ है। ये बात नैबोनिडस कहता है, और ये आपको बहुत पुराना राजा है, 1150 ईसा पूर्व का राजा है। उसने उसके आभूषणों और वेशभूषा को ध्यानपूर्वक देखा। उस महिला का जो आभूषण है, वो महिला यानी महिला पुरोहित जो गहने पहनी हुई है उसको, और उस महिला पुरोहित की जो वेशभूषा है उसको नैबोनिडस ने ध्यानपूर्वक देखा है। फिर उसने अपनी पुत्री को वैसी ही वेशभूषा से सुसज्जित कर महिला पुरोहित के रूप में प्रतिष्ठित किया। और फिर उसी पट्टलेख में एक और चित्र मिल रहा है, जिसमें यह दिख रहा है कि वह अपनी बेटी को, वो जो महिला पुरोहित है, बिल्कुल उसी वेशभूषा से सुसज्जित करके और फिर महिला पुरोहित अपने जगह पर बना करके उसको प्रतिष्ठित करती है। एक अन्य अवसर पर नैबोनिडस के आदमी उसके पास एक टूटी हुई मूर्ति लाए, जिस पर अक्कद के राजा सारगोन, एक और राजा का नाम है, अक्कद के राजा सारगोन का नाम खुदा था। अब क्या होता है कि नैबोनिडस का कोई एक आदमी है जो एक टूटा हुआ मूर्ति लेके उसके पास आ रहा है, और उस पर अक्कदी जो राजा है, जहाँ की भाषा अक्कदी थी, ये वहाँ का राजा एक सारगोन है, उसका नाम खुदा हुआ है उस टूटी हुई मूर्ति पर। आज हम जानते हैं कि उस राजा ने 2370 ईसा पूर्व के आसपास शासन किया था। 2370 ईसा पूर्व का मतलब है कि ऊपर जो 1150 देखे हैं, तो 11 दूना 22, यानी इससे 1100 वर्ष पहले का ये राजा है सारगोन। तो आज हम जानते हैं कि उस राजा ने 2370 ईसा पूर्व के आसपास शासन किया था। नैबोनिडस और निस्संदेह अनेक बुद्धिजीवियों ने भी प्राचीन काल के इस महान राजा के बारे में सुन रखा था। अब ये जो सारगोन है, यह प्राचीन काल का एक महान राजा है, इसके बारे में नैबोनिडस भी सुन चुका था,
और अनेक जो बुद्धिजीवी थे, जो इंटेलेक्चुअल्स थे, वे लोग भी सारगोन के बारे में सुन चुके थे। नैबोनिडस ने यह महसूस किया कि उसे उस मूर्ति की मरम्मत करानी चाहिए। अब चूँकि उस मूर्ति पर ये सारगोन का चित्र है, उस टूटा हुआ मूर्ति पर ये अक्कद के राजा है, तो इसके नैबोनिडस ने फील किया, महसूस किया कि भाई इस मूर्ति को रिपेयर करना चाहिए, इसको मरम्मत कराना चाहिए। और वह लिखता है, देवताओं के प्रति भक्ति और राजा के प्रति निष्ठा के कारण मैंने कुशल शिल्पियों को बुलाया। क्योंकि देवताओं के प्रति ये भक्ति थी, इनके पास में भक्ति भावना थी, और जो राजा है उनके प्रति पूरी निष्ठा थी। तो मैंने क्या किया कि कुशल शिल्पियों को बुलाया। शिल्पी उसको कहा जाता है जो शिल्पकार होते हैं, जो मूर्ति बनाने का काम करते हैं या फिर हाथ से कोई वस्तुओं को बनाते हैं, और उसका खंडित सिर बदलवा दिया। अब ये सारगोन का जो सिर जो खंडित था, टूट गया था, उस सिर को क्या करवाता है, ये नैबोनिडस बदलवा देता है शिल्पकारों को बुला करके। तो ये सारी जो घटनाएं हैं, ये इसके बारे में इतना सारा कहानी से हमें क्या जानकारी मिल रही, हमें ये जानकारी मिल रही है कि मानव ने जिस दुनिया की पुरानी सभ्यता को बसाया, उस सभ्यता ने धीरे धीरे किस तरह से अपना विकास कर रहा है, कैसे उनमें धार्मिक भावना आ रही है, किस प्रकार वे खेती कर रहे हैं, किस प्रकार उन्हें एक राजा की उत्पत्ति हो रही है, किस तरह से उनके व्यापार जो है फैलते जा रहे हैं। यानी एक प्रारंभिक मानव ने जो सभ्यता बसाता है, वो सभ्यता का जो विकसित रूप है वह कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है, और इसके लिए हम इन सारे कहानियों को हमें पढ़ना ज़रूरी हो जाता है, इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो चलिए आज यहाँ पर फिर एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को देखते हैं क्या है, और उसके बाद आज आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया। सिर्फ हम लोग काल रेखा देखेंगे और उस काल रेखा में पीछे का जो कॉन्सेप्ट है उसको रिवाइज कर लेंगे। देखिए क्रियाकलाप 4, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि अशुरबनिपाल और नैबोनिडस ने मेसोपोटामिया की प्राचीन परंपराओं की कद्र की? ये आपको लिखना चाहिए इस क्वेश्चन को। ये दो शासक का नाम दिया है, एक का नाम है अशुरबनिपाल, हम इसका चर्चा किए थे, ये असीरिया का राजा था। ये बेबीलोनिया को क्या करता है, गुलाम बनाता है। और एक दूसरा राजा है जिसका नाम है नैबोनिडस। ये नैबोनिडस किस तरह से महिला पुरोहित को स्थापित करने का, प्रतिष्ठित करने की बात करता है। तो इस अशुरबनिपाल और नैबोनिडस को मेसोपोटामिया, इस दोनों राजा ने कदर किया मेसोपोटामिया के ओल्डेस्ट कल्चर को, ट्रेडिशंस को, पुरानी परंपराओं को। तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि अशुरबनिपाल और नैबोनिडस ने मेसोपोटामिया की प्राचीन परंपराओं की कद्र की? इसको आपको अपने लैंग्वेज में लिखना। तो आप यदि पूरे चैप्टर को आप जो पढ़े हैं, अगर उसको ठीक से कॉन्सेप्ट को देख लीजिए तो पूरी तरह से इसका कॉन्सेप्ट समझ में आपको आ जाएगा। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग थोड़ा अपना स्पीड बढ़ाइए और थोड़ा ध्यान दीजिए इसको पढ़ाई पर, चूँकि मार्च में आपका सिलेबस हमें कंप्लीट कर देना है पूरी तरह से।